आसमान की ओर देखते हुए आदमी हैरानी में पड़ जाता है। तभी एक काला गोलाकार गोला धीरे धीरे उसकी तरफ तैरता हुआ आने लगता है। वह बस जिज्ञासा में अपना हाथ उसे छू कर देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। आखिर यह क्या चीज थी जो इंसान के आधे हिस्से को गायब कर देती है? कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है योजी नाम के लड़के से, जो एक कॉलेज छात्र है और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है। उसके बाकी दोस्त जहाँ नौकरी ढूंढने में लगे हैं, वहीं वह पूरी तरह अपनी रहस्यमयी शक्ति पर ध्यान देता रहता है। यह शक्ति उसके पास बचपन से है। हालांकि वह केवल 7 पतली कागज की शीट्स को भेज सकता है, लेकिन फिर भी वह इससे काफी संतुष्ट है, क्योंकि उसके दादा ने पूरी जिंदगी अभ्यास करने के बाद भी केवल कुछ मिलीमीटर मोटे चाकू को ही भेद पाना सीखा था। एक दिन उसकी जूनियर छात्रा उसके पास एक चिट्ठी लेकर आती है। उसमें लिखा होता है कि मुराकामी नाम के एक प्रोफेसर उससे मिलना चाहते हैं। योजी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी उस प्रोफेसर का नाम भी नहीं सुना था। फिर भी वह दिए गए पते पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि प्रोफेसर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वहां मौजूद एक असिस्टेंट जिसका नाम एमी है, वह उसे यह बात बताती है। निराश होकर योजी वापस जाने लगता है। तभी वहां मौजूद एक छात्र उसे रोक लेता है। दरअसल उसने वीडियो में योजी की शक्ति देखी थी और वह उससे लाइव प्रदर्शन करने की विनती करता है। योजी मना नहीं करता। वह एक कांच के गिलास पर उंगली से क्रॉस बनाता है, फिर कुछ मंत्र जैसा बोलकर जोर से चिल्लाता है। अगले ही पल गिलास के ठीक बीच में गोल छेद बन जाता है। यह देखकर वहां मौजूद दोनों छात्र दंग रह जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट एमी इससे भी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि गायब हुए प्रोफेसर मुराकामी के पास भी बिल्कुल ऐसी ही शक्ति थी। इसके बाद वह अपने बैग से एक और गिलास निकालती है, जिसमें पहले से कहीं बड़ा गोल छेद बना हुआ था। वह बताती है कि यह गिलास प्रोफेसर की पत्नी स्कूल लेकर आई थी। प्रोफेसर के बाहर जाने के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ था। जाने से पहले वह किसी जुनून में डूबे इंसान की तरह लगातार अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे थे। उनकी पत्नी को शक था कि यह सब उनके हाल ही के रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह मदद मांगने स्कूल पहुंची थी। स्कूल प्रशासन प्रोफेसर को वापस लाने की कोशिश में जुट जाता है। तभी असिस्टेंट एमी को एहसास होता है कि प्रोफेसर शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि वह भूगोल और मानव सभ्यता से जुड़े विषयों के विशेषज्ञ थे और हाल ही में जिस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे वह उनके पैतृक गांव से जुड़ा था। कहा जाता है कि कई सौ साल पहले मुराकामी गांव के एक पुजारी ने स्थानीय शासक के साथ विश्वासघात कर दिया था। गुस्से में आकर उस शासक ने 3000 सैनिकों की सेना गांव पर हमला करने भेज दी। दरअसल वह मुराकामी गांव की भौगोलिक स्थिति पर कब्जा करना चाहता था। गांव के बीचों बीच मौजूद मुराकामी पर्वत का शिखर पूरी तरह समतल था और उसके चारों ओर 7 ऊंची पहाड़ियां थीं। रणनीतिक नजरिए से वह जगह किसी किले से कम नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दुश्मन सेना के आने पर भी गांव वाले बिल्कुल नहीं डरे। गांव के पुजारी की अगुवाई में केवल 10-15 लोगों ने ही 3000 सैनिकों का सफाया कर दिया। इतिहास जानने वाले ज्यादातर विद्वान इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई दंतकथा मानते थे, लेकिन मुराकामी प्रोफेसर इस पर पूरी तरह विश्वास करते थे। कुछ समय पहले वह खुद अपने गांव लौटे थे ताकि इस रहस्य की सच्चाई पता लगा सकें, मगर वहां जाने के बाद वह ऐसे गायब हुए जैसे धरती निगल गई हो। एमी को अचानक योजी की शक्ति याद आती है। उसे शक होता है कि योजी और प्रोफेसर दोनों का संबंध सदियों पहले मुराकामी गांव के किसी प्रभावशाली परिवार से रहा होगा। शायद दोनों एक ही पूर्वज की वंश रेखा से जुड़े हैं और यही वजह थी कि प्रोफेसर ने खास तौर पर योजी को पत्र भेजा था। योजी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अतीत इतना रहस्यमयी हो सकता है, लेकिन जब एमी उसे प्रोफेसर की तस्वीर दिखाती है तो उसके अंदर अचानक एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे खून का कोई रिश्ता भीतर से प्रतिक्रिया दे रहा हो। यह देखकर एमी उत्साहित हो जाती है और योजी से उसके साथ मुराकामी गांव चलने की विनती करती है ताकि दोनों मिलकर प्रोफेसर को ढूंढ सकें। योजी थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। घर लौटने के बाद वह अपने परिवार से इस बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी पीढ़ी लगभग 120 साल पहले ही मुराकामी गांव छोड़ चुकी थी, इसलिए परिवार को वहां के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उधर उसी समय मुराकामी गांव की एक निर्माण कंपनी के दफ्तर में कंपनी का प्रमुख अपने ऑफिस में बैठा कुछ दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पीछे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि खिड़की के शीशे में गोल आकार का एक छेद बन चुका है। जिज्ञासा में वह अपना हाथ उस छेद के पास ले जाता है, लेकिन अगले ही पल फिर वही डरावनी आवाज गूंजती है और उसकी बाह का एक हिस्सा अचानक गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी रहस्यमयी तरीके से अपने ऑफिस में मारा जाता है। इस रहस्यमयी हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। खबरें तेजी से मीडिया में फैलने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि घटना स्थल पर खिड़की में बने गोल छेद के अलावा कोई भी संदिग्ध सुराग नहीं मिला। टीवी पर यह खबर देखते ही एमी और बाकी लोगों के दिमाग में तुरंत मुराकामी प्रोफेसर का ख्याल आता है, क्योंकि यह घटना
बिल्कुल उनकी रहस्यमयी शक्ति जैसी लग रही थी। ये सुनते ही योजी फैसला कर लेता है कि वह एमी और बाकी लोगों के साथ मुराकामी गांव जरूर जाएगा। अगले दिन दोपहर चारों लोग ट्रेन से उस दूर दराज बसे पहाड़ी गांव में पहुंच जाते हैं। इस टीम में योजी, असिस्टेंट एमी और प्रोफेसर के 2 छात्र शामिल थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही उनकी नजर दूर खड़े मुराकामी पर्वत पर पड़ती है, जिसकी चोटी पूरी तरह समतल थी। कहा जाता था कि गांव वालों के लिए यह पहाड़ किसी देवता से कम नहीं था। चारों लोग 2 टीमों में बंटकर गांव में प्रोफेसर के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर गांव वाले का जवाब एक जैसा था। उन्होंने कभी ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा था। पूरा दिन बेकार जाने के बाद थका हुआ योजी एक कॉफी शॉप में पहुंचता है। वहां दीवार पर लगे पोस्टर से उसे पता चलता है कि गांव में जल्द ही 7 दिनों तक चलने वाला तनाबाता उत्सव शुरू होने वाला है। उसी दौरान वहां काम करने वाली वेट्रेस साचिको उसके लिए कॉफी लेकर आती है। जैसे ही योजी उसे देखता है तो उसकी धड़कन अचानक तेज हो जाती है। ठीक वैसा ही एहसास जैसा उसे पहली बार मुराकामी प्रोफेसर की तस्वीर देखकर हुआ था, जैसे किसी गहरे रक्त संबंध की अनजानी प्रतिक्रिया। साथ बैठा छात्र तागाया मजाक करते हुए कहता है कि यह कोई खून का रिश्ता नहीं बल्कि पहली नजर का प्यार है। तभी दोनों की नजर पास वाली टेबल पर बैठे कुछ लोगों पर पड़ती है जो किसी टीचर के बारे में बात कर रहे थे। तागाया को तुरंत शक होता है और वह भागकर उनसे पूछता है कि क्या वे लोग मुराकामी प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। यह सुनते ही उन लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। वे सतर्क होकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा। उनका टीचर शब्द सिर्फ त्योहार में निभाए जाने वाले एक विशेष किरदार के लिए इस्तेमाल होता है। बातचीत के दौरान अचानक योजी अपने उपनाम का जिक्र कर देता है और बस माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ ही सेकंड पहले जो लोग उससे बचकर बात कर रहे थे वही अचानक उसका बेहद सम्मान करने लगते हैं। योजी खुद समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हुआ। होटल लौटने के बाद भी वह इसी बात में खोया रहता है, लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि उसी रात मुराकामी गांव का मुखिया खुद उससे मिलने होटल पहुंच जाता है और वह योजी को एक खास निमंत्रण देना चाहता था। गांव के मुखिया ने योजी और उसके साथियों को उसी रात के भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया। गांव वालों का इतना गर्मजोशी से स्वागत देखकर योजी हैरान रह जाता है। बातचीत के दौरान आखिरकार एमी का पुराना शक सच साबित हो जाता है। योजी का परिवार वास्तव में मुराकामी परिवार की सीधी शाखा से जुड़ा हुआ था और गांव में उनकी हैसियत भी उतनी ही ऊंची मानी जाती थी। गांव वाले उसे सम्मान से युवा स्वामी कहकर बुलाने लगते हैं। फिर वे बड़े उत्साह से उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास भी कोई विशेष शक्ति है। योजी शर्माते हुए सिर हिलाता है और सबको अपनी शक्ति दिखाने ही वाला होता है कि तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस पिछली रात हुई रहस्यमयी हत्या की जांच कर रही थी। पता चलता है कि निर्माण कंपनी मुराकामी पर्वत को तोड़कर वहां एक गोल्फ कोर्स बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही यह योजना सामने आई पूरे गांव ने इसका जमकर विरोध किया। खासकर भोज में मौजूद यही लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, इसलिए पुलिस की नजर में वही मुख्य संदिग्ध थे। लेकिन गांव का मुखिया पुलिस के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता और पुलिस को वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। पुलिस के जाने के बाद लोग दोबारा जश्न मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल पहले जैसा हल्का और खुशहाल नहीं रह जाता। अगली सुबह योजी और उसके साथी मुराकामी पर्वत की चोटी पर चढ़ते हैं। उनका मानना था कि प्रोफेसर शायद यहाँ जरूर आए होंगे, लेकिन ऊपर पहुंचकर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। वहां सिर्फ 7 अजीब आकार के पत्थर खड़े दिखाई देते हैं जो रहस्य को और गहरा कर देते हैं। निराश होकर सभी वापस होटल लौट आते हैं। होटल पहुंचते ही योजी की मुलाकात कॉफी शॉप वाली वेट्रेस साचिको से होती है। आते ही वह उससे अजीब सवाल पूछती है कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जो हाथ बढ़ाकर छू सकता है। योजी कुछ समझ नहीं पाता। तब साचिको सीधे पूछती है कि क्या तुम कोई विशेष शक्ति इस्तेमाल कर सकते हो। अब योजी को बात समझ आती है। वह तुरंत पास रखा एक ड्रिंक कैन उठाता है और अपनी शक्ति दिखाता है। जैसे ही कैन में गोल छेद बनता है तो साचिको के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। फिर वह धीरे से योजी को चेतावनी देती है कि गांव वालों से सावधान रहना। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चली जाती है, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि होटल की मालकिन चुपके से फोन उठाकर किसी को खबर दे रही थी। उसी दिन मुराकामी गांव का 7 दिन चलने वाला तनाबाता उत्सव शुरू हो चुका था। पूरा गांव रोशनी और उत्साह से भरा हुआ था। योजी और उसके तीनों साथी मेले में घूम रहे थे। तभी अचानक भीड़ में उनकी नजर फिर से साचिको पर पड़ती है। योजी के मन में अब कई सवाल थे, इसलिए वह उसके पीछे जाने का फैसला करता है। योजी खुद आगे बढ़कर साचिको से बात करने लगता है। लगता था कि साचिको भी उसके प्रति खास लगाव महसूस करने लगी थी, इसलिए वह बिना झिझक गांव के कई छिपे हुए रहस्य उसे बताने लगती है। वह बताती है कि गांव के कुछ प्राचीन परिवारों में जन्म लेने वाले लोगों के पास जन्मजात विशेष शक्तियां होती हैं। गांव वाले ऐसे लोगों को हाथ बढ़ाकर छू सकने वाले कहते हैं। अगर योजी को भी गिना जाए तो पूरे गांव में कुल 6 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास यह रहस्यमयी शक्ति है, लेकिन उनमें से भी केवल वही व्यक्ति गांव का मुख्य पुजारी बन सकता है जो खिड़की खोलने की क्षमता रखता हो। उस समय योजी अभी तक इस शक्ति के असली डरावने रूप को समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने यह भी नहीं पूछा कि आखिर खिड़की खोलने का क्या मतलब होता है। इसी बीच दूसरी तरफ सड़क पर एक दाढ़ी वाला आदमी कुछ गुंडों से भिड़ जाता है। उनमें से एक बदमाश उसे चिढ़ाते हुए
उसकी टोपी खींचकर नीचे गिरा देता है, लेकिन टोपी हटते ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस आदमी के सिर में एक गोल धातु जैसी गेंद जड़ी हुई थी। गुंडे डर कर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी वह दाढ़ी वाला आदमी अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है। उधर दूर खड़े योजी और उसके साथी भी किसी अजीब हलचल को महसूस करते हैं। तभी उनकी नजर पीछे पहाड़ की दिशा में उठती आग की लपटों पर पड़ती है। अचानक असिस्टेंट एमी को सब समझ आ जाता है। असली तनाबाता उत्सव गांव की गलियों में नहीं बल्कि मुराकामी पर्वत पर हो रहा था। वह तुरंत तागाया को साथ लेकर पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ती है। छोटी के करीब पहुंचने पर दोनों दूर से देखते हैं कि सफेद कपड़े पहने लोगों का एक समूह मशालें लेकर तालबद्ध तरीके से नृत्य कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्यमयी देवता की पूजा कर रहे हों। काफी देर बाद जब वे लोग वहां से चले जाते हैं, तब एमी और तागाया चुपके से पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि पहले मौजूद 7 पत्थरों में से एक पत्थर गायब हो चुका था। दोनों अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक वे सफेद कपड़े वाले लोग वापस लौट आते हैं। अजनबियों को वहां देखकर वे बिना कुछ पूछे दोनों पर हमला कर देते हैं। मारपीट के बीच जब एमी जोर से चिल्लाती है, तब उन लोगों का नेता अपनी टोपी उतारता है और सामने गांव का बूढ़ा मुखिया निकलता है। वह सफाई देते हुए कहता है कि उन्हें लगा कोई पवित्र अनुष्ठान को बिगाड़ने आया है, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। बार बार यह पक्का करने के बाद कि एमी और तागाया ने कोई बड़ा रहस्य नहीं देखा, तो मुखिया आखिरकार उन्हें जाने देता है। हालांकि तागाया को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन दोनों के मन में डर जरूर बैठ चुका था। एक तरफ वह अजीब और डरावना अनुष्ठान था, तो दूसरी तरफ गांव वालों का संदिग्ध व्यवहार। जब भी उन्होंने मुराकामी प्रोफेसर के बारे में पूछा, तो हर किसी की नजरें बचती हुई महसूस हुई, जैसे पूरा गांव कोई बड़ा सच छिपा रहा हो। इन सब के बाद एमी फैसला करती है कि अब यह जांच यहीं खत्म करनी होगी। अगली सुबह एमी जल्दी उठकर यूजी और बाकी 2 छात्रों के लिए वापसी की टिकट खरीद देती है। वह चाहती थी कि वे लोग तुरंत यूनिवर्सिटी लौट जाएं, जबकि वह खुद गांव में रुककर इस रहस्य की ओर जांच करना चाहती थी। दोनों समूह अलग हुए ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि वही दाढ़ी वाला रहस्यमयी आदमी होटल पहुंच जाता है। वह सीधे दूसरी मंजिल पर जाता है, लेकिन पता चलता है कि योजी वहां से जा चुका है। पहले वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके होटल मालकिन को फोन करने से रोक देता है, फिर होटल रजिस्टर से योजी का पता निकाल लेता है। उधर योजी अभी अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि वह आदमी वहां भी आधमकता है। वह खुद को साचिको का बड़ा भाई बताता है और अपना नाम तकाशी कहता है। साचिको का नाम सुनते ही योजी तुरंत उस पर भरोसा कर लेता है। तकाशी उससे उसकी शक्ति देखने की मांग करता है। योजी हमेशा की तरह एक छोटे गोल छेद वाला प्रदर्शन करता है, लेकिन उसे देखकर तकाशी के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि शक्ति इस्तेमाल करने के लिए इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद वह खुद असली तरीका दिखाने लगता है। तकाशी दोनों हाथ हल्के से उठाता है और पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करता है। अगले ही पल उसके सामने एक काला गोलाकार गोला बनने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। यह देखकर योजी दंग रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शक्ति इस स्तर तक पहुंच सकती है। जैसे ही वह उस काले गोले को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो तकाशी तुरंत उसे रोक देता है। वह समझाता है कि यह काला गोला अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को गायब कर देता है। योजी के बनाए गोल छेद इतने छोटे इसलिए होते थे क्योंकि बनते ही वे सामने मौजूद वस्तु से टकराकर खत्म हो जाते थे। योजी को उसकी बात पर पूरा विश्वास नहीं होता। तब तकाशी उसे सही तरीके से शक्ति नियंत्रित करना सिखाने लगता है। वह कहता है कि हाथ बढ़ाकर छूना का असली मतलब है कि इस दुनिया के बाहर हाथ डालकर वहां से कुछ निकाल लाना। योजी बार बार इस अजीब वाक्य का अर्थ सोचता है और फिर दोबारा कोशिश करता है। इस बार उसका नियंत्रण पहले से कहीं बेहतर होता है। धीरे धीरे उसके सामने भी काला गोला बनने लगता है और लगातार बड़ा होता जाता है। यह देखकर खुद तकाशी भी चौंक जाता है। वह तुरंत बाहर भागकर एक पानी से भरी बाल्टी उठा लाता है और किसी तरह योजी की शक्ति को रोक देता है। योजी खुशी से झूम उठता है और उसे लगता है कि आखिरकार उसने अपनी असली ताकत समझ ली है। लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि तकाशी के चेहरे पर उभरती मुस्कान कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी और खतरनाक थी। हॉस्टल लौटते ही योजी सबसे पहले यह खुशखबरी साचिको को बताता है, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट साचिको परेशान हो जाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि तकाशी से ज्यादा करीब मत जाना, लेकिन उसी रात तकाशी का फोन फिर आ जाता है। वह कहता है कि उसे योजी की मदद चाहिए। अब योजी को एहसास होने लगता है कि दुनिया में कोई भी बिना मतलब इतना अच्छा नहीं बनता। उधर मुराकामी गांव की कॉफी शॉप में उसी समय 2 नए बाहरी लोग आते हैं। दुकान का मालिक उन्हें देखते ही तुरंत गांव के मुखिया को खबर दे देता है। फिर वही पुराना रहस्य दोबारा हरकत में आने लगता है। गांव के वही प्रभावशाली लोग दोबारा एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनका नेता सबको सख्त हिदायत देता है कि गांव लौटने के बाद कोई भी जुबान न खोले और किसी बाहरी इंसान के सामने सच बाहर न आने पाए। अब यह साफ हो चुका था कि पूरा गांव मिलकर किसी बहुत बड़े रहस्य को छिपा रहा था। उधर असिस्टेंट एमी अचानक एक अनजान नंबर से आए फोन कॉल को उठाती है और दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फोन पर खुद लापता मुराकामी प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी आवाज पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वह किसी पागल इंसान की तरह बड़बड़ा रहे थे। उन्होंने
सिर्फ इतना कहा कि खिड़की खुल चुकी है और अब शायद मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। इसके बाद वह गंभीर आवाज में एमी को चेतावनी देते हैं कि तुरंत यहाँ से चले जाओ क्योंकि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। इतना कहकर कॉल कट जाता है। उधर टोक्यो शहर के एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में एक राजनेता मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहा था, लेकिन ठीक दीवार के दूसरी तरफ सुनसान गलियारे में एक रहस्यमयी आदमी अपनी दोनों हथेलियां दीवार पर टिकाकर खड़ा था। उसके सिर पर टोपी थी और चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही सेकंड बाद कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर अचानक एक काला गोलाकार गोला प्रकट होता है। भाषण दे रहा नेता हैरानी से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल उसका आधा शरीर गायब हो जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें।